हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम जो अपने आरोह पुस्तक है +2 क्लास की आरोह भाग 2 उसका उसकी कविता है कविता के बहाने। कवि हैं इसके कुंवर नारायण जी। तो इस कविता को हम आज पढ़ेंगे। कविता के बहाने छोटी सी कविता है ये देख लीजिए आप। ये यहाँ से है, ये है, यहाँ पे ये दूसरी कविता शुरू हो जाती है। ठीक है, इतनी ही है। तो कविता के बहाने इस कविता को आज हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा कवि के बारे में पढ़ लेते हैं हम, कुंवर नारायण जी के बारे में। जन्म इनका 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956 में, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनका काव्य संग्रह, ये इनके काव्य संग्रह है इन दिनों। आत्मजयी प्रबंध काव्य है, बहुत प्रसिद्ध रचना है यही इनकी। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले, ये समीक्षा है इनकी। और मेरे साक्षात्कार, ये एक जर्नल है जो इन्होंने अपने इंटरव्यू मान लीजिए आप इसको। प्रमुख पुरस्कार क्या मिले इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार, काफी बड़ा पुरस्कार है। कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान और कबीर सम्मान। ठीक है, तो इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो आत्मजयी है, ये आप याद रखना है। जन्म 1927 में हुआ था। ठीक है, तो और जब इनका जीवन परिचय मैं करवाऊंगा तो तब बाकी का फिर पढ़ेंगे। तो अब इनके कविता के बहाने जो कविता है, जो टाइटल है इसका, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा पुस्तक में भी लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। ये 2 कविताएं हैं, एक ये है और एक ये है। आज हम इसको पढ़ेंगे जितना भी हो पाएगा। कविता के बहाने, एक तो ये कविता के बहाने, और इन दिनों संग्रह से ली गई है। इन दिनों संग्रह, इनका जो कविता संग्रह है ये मैंने आपको दिखाया था। आप देखिए, इन दिनों कविता संग्रह, इनका काव्य संग्रह। इस काव्य संग्रह से एक कविता ली गई है और उस कविता का नाम है कविता के बहाने। ठीक है, तो उसमें क्या बताया गया है? आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। मतलब ये सोच रहे हैं लोग कि भाई कविताओं का अंत हो चुका है, अब कविता का कोई वजूद नहीं रहा। शक है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। बताती है कि कविताएं कभी समाप्त नहीं होती। कविताओं का जो अवसर है वो अपार है, वो आगे बहुत संभावना है उसमें। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है जैसे फूल है, और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। मतलब क्या है कि कविता में ये सारी चीजें हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है। फूल खिलेगा तो वो उसका मुरझाना भी निश्चित है। चिड़िया उड़ेगी तो एक लिमिट तक उड़ेगी। लेकिन बच्चे के जो सपने हैं वो असीम होते हैं। बच्चे के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं है कि वो कितना सोचता है। उसके सपने की कोई सीमा नहीं है, उसके खेलने की कोई सीमा नहीं है, उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं होती। कविता भी शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। तो कविता को एक बच्चे की तरह माना है। यहाँ पे जब हम कविता पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या बात बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वे चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर समय की सीमा क्यों न हो। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं कविता के बहाने। इसमें बताया है कि कविता का अस्तित्व क्या है, उसकी तुलना की गई है 2-3 चीजों के साथ, और फिर उनमें किस प्रकार से कविता को श्रेष्ठ बताया गया है। क्या कहते हैं? कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया
क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कि जिस प्रकार से चिड़िया आकाश में उड़ती है उसी प्रकार से कविता भी एक उड़ान है। कविता भी उड़ने का नाम है। कविता भी उड़ती है। वो किससे, वो कैसे उड़ती है? वो कल्पनाओं से उड़ती है। तो जैसे चिड़िया उड़ती है आकाश में, उसी प्रकार से कविता भी एक उड़ान है कल्पनाओं के सहारे। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। लेकिन दोनों में समानता तो है कि दोनों उड़ते हैं, लेकिन आगे कवि कहते हैं कि कविता की जो उड़ान है उसको चिड़िया नहीं समझ पाएगी, क्योंकि चिड़िया की उड़ान बहुत छोटी है, बहुत सीमित है। चिड़िया क्या करती है? बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। चिड़िया की उड़ान बहुत छोटी है, जबकि जो कविता है उसकी उड़ान बहुत दूर तक है, यहाँ से वहाँ तक है। हर जगह पर कविता की जो उड़ान है वो है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। जिस ऊंचाई पर कविता पहुंच जाती है, कल्पनाओं के सहारे कवि पहुंच जाते हैं, उस ऊंचाई पर चिड़िया नहीं जा सकती। तो यहाँ पे समानता बताई है पहले दोनों में, चिड़िया में और कविता में, और फिर बताया है कि जो चिड़िया की उड़ान है वो छोटी है, कविता की उड़ान बहुत ऊंची है, बहुत लंबी है, बहुत दूर तक होती है। तो उसमें फर्क भी बताया है। ठीक है, आगे है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता जिस प्रकार से फूल खिलते हैं उसी प्रकार से कविता भी खिलती है। फूल खिलने का मतलब क्या है? जैसे फूल खिलकर लोगों को सुगंध देते हैं, आनंदित करते हैं, लोगों को सुंदरता पर मोहित करते हैं, उसी प्रकार से कविता भी लोगों को का भला करती है, लोगों को आनंद देती है, लोगों के अंदर एक संगीत की भावना पैदा करती है, लोगों के मन में प्रेम की भावना पैदा करती है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के भावों के अंदर भावों को भर देती है कविता। ठीक है, तो इसलिए कविता भी एक फूल की तरह खिलती है। जैसे फूल लोगों को खुश करता है, उसी प्रकार से कविता भी लोगों को खुश करती है। आगे कहते हैं कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। लेकिन वही बात है, जैसे पहले चिड़िया के साथ तुलना की थी, समानता बताई, फिर अंतर बताया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बता रहे हैं कि भले ही जो फूल है वो खिलता है और चिड़िया जो कविता है वो भी एक खिलना ही है, लेकिन जो खुशबू या जो आनंद एक कविता दे सकती है वो एक फूल नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि फूल क्या होता है? फूल खिला है एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और कुछ दिनों के बाद ही उसको मुरझाना भी पड़ता है। ठीक है, लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं, कविता सदाबहार है, कविता अमर होती है। एक बार आज हम कबीरदास की कविताएं पढ़ते हैं, तुलसीदास जी की पढ़ते, क्या वो हमारे बीच में हैं? नहीं है ना। तो उनकी कविताएं आज भी जिंदा हैं। तो कविता एक बार लिखने के बाद वो कभी भी समाप्त नहीं होती। तो फूल समाप्त हो जाता है लेकिन कविता की खुशबू बनी रहती है। उसी प्रकार से तो ये बताने की कोशिश किया है कि बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कि फूल की जो ये बाहर भीतर इस घर उस घर का मतलब क्या है कि कभी बताने की कोशिश करता है कि फूल का जो खिलने का दायरा है या उसकी समय सीमा है वो बहुत कम है, जबकि कविता की समय सीमा और दायरा बहुत बड़ा है। बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। प्रश्नालंकार है, वहां पर भी प्रश्नालंकार था ये, ठीक है ना, ये आप इसमें लिख देना। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से कविता बिना मुरझाए महकती रहती है, तो फूल उसकी खुशबू को, उसके महकने को क्या समझ सकता है, अर्थात फूल नहीं समझ सकता। ठीक है, और अगले एक और तुलना की है उसने बच्चे के साथ। कहते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक घर देने के माने, बच्चा ही जाने। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से कविता क्या है, एक बच्चे की तरह है। जिस प्रकार से बच्चा अपने खेल से या अपने जो एक्टिविटी से, अपने बातों से, अपने भोलेपन से
सबके दिल को मोहित कर देता है, उसी प्रकार से चिड़िया कविता है वो भी सबको अपना बना लेती है। बच्चा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, बच्चे के मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता, वो सबसे उसी से मतलब उसके मन में कोई भेदभाव नहीं होता। तो उसी प्रकार से कविता के अंदर भी कोई भेदभाव नहीं होता। और जिस प्रकार से बच्चे की जो खेल है उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार से कविता की भी कोई सीमा नहीं होती। यहाँ पर बताने की कोशिश की है कवि ने कि कविता जो है वो बच्चे की तरह होती है। जिस प्रकार से बच्चा सबको एक नज़र से देखता है, कोई भेदभाव नहीं होता, उसी प्रकार से कविता में भी होता है। और आगे बच्चे में जो अपार संभावनाएं होती हैं खुशियों की, उसी प्रकार से कविता में भी होती हैं। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जिस प्रकार से बच्चा सबको एक जैसा समझता है, बाहर का हो, भीतर का हो, यहाँ का हो, वहाँ का हो, सभी को वो एक जैसा समझता है, उसी प्रकार से कविता भी किसी के साथ लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती। वो भी बच्चे की तरह सबको अपना समझती है, सबका भला करती है। तो इसमें बच्चे में तुलना अंतर नहीं बताया, बच्चे और कविता में सिर्फ समानता बताई है। और यहाँ पर अंतर न बताने का कारण यही है कि कवि ये मानते हैं कि बच्चे और कविता में समानता ही है, अंतर इतना नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों में तीन का जिक्र किया उसने, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। चिड़िया की समानता बताई चिड़िया में और इसमें, लेकिन फिर बताया कि जो कविता है वो चिड़िया से ज़्यादा ऊंचा उड़ती है। उसी प्रकार से फिर फूल खिलते हैं, यहाँ पर भी समानता बताई है। लेकिन फिर कवि ने बताया है कि जो कविता है वो फूलों से बेहतर होती है, वो अमर होती है, वो फूल मुरझा जाते हैं लेकिन वो नहीं मुरझाती। लेकिन यहाँ पर सिर्फ तुलना की है कि जिस प्रकार से बच्चे अपनी खुशी, अपने मन के जो भाव हैं या अपने जो अच्छे विचार हैं, बच्चे के किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, वही बात यहाँ एक कविता में भी होती है, वो भी सबको एक नज़र से देखती है। तो इसमें अलंकार देख लीजिए। अलंकार अनुप्रास अलंकार है एक, तो इस कविता में प्रश्न अलंकार है यहाँ पर। दूसरा चिड़िया क्या जाने, यहाँ पर कुछ मानवीयकरण अलंकार भी लग रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मानवीयकरण अलंकार है, प्रश्न अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है इस कविता में। तो आप इसका प्रसंग लिखिए, संकेत लिखिए, पहले फिर प्रसंग लिखिए, फिर उसके बाद व्याख्या करिए और उसके बाद में फिर विशेष में लिखिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपके समझ में आई होगी ज़रूर। और अगर एक बार ना आए तो दूसरी बार ज़रूर देख लें इसको। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो मैं वीडियो डालूँगा तो आपको लिंक नहीं भेजना पड़ेगा मेरे को आपके पास, आपको अपने आप ही वो वीडियो मिल जाया करेगी, अपने आप पता चल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें ताकि सब कुछ आपको पता चलता रहे। ठीक है, तो एक बार फिर आपको उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।